तो दोस्तों आखिरकार ना चाहते हुए भी मैंने सेक्रेड गेम्स का सीजन 2 देख ही लिया। मैं इस सीजन को नहीं देखना चाह रहा था और इसका कारण बस इतना सा था कि ये नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज हुआ था। नेटफ्लिक्स ने जब लीला जैसा एक शो रिलीज किया था उसके बाद मैंने नेटफ्लिक्स को अनसब्सक्राइब कर दिया था और मैं नेटफ्लिक्स के ऊपर कुछ भी नहीं देख रहा था। लेकिन आप लोगों की इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, इतनी ईमेल्स आ रही थी कि मैं सेक्रेड गेम्स के सीजन 2 का रिव्यू करूं, इसलिए मुझे ना चाहते हुए भी ये सीजन देखना पड़ा। सेक्रेड गेम्स के सीजन 2 में जो भी विवादित चीजें दिखाई गई हैं, जिनके ऊपर आजकल विवाद हो रहा है, थोड़ी देर के लिए उनको साइड में रख देते हैं, उन पर बाद में बात करेंगे। उससे पहले सेक्रेड गेम्स का सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर एक नॉर्मल सा रेगुलर सा रिव्यू कर लेते हैं। तो मुझे सेक्रेड गेम्स का सीजन 1 काफी ज्यादा पसंद आया था और ये कहने में मुझे जरा भी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे ही क्या, दुनिया भर में करोड़ों लोगों को सीजन 1 बहुत ज्यादा पसंद आया था। लेकिन सीजन 1 के मुकाबले सीजन 2 मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है और इसका कारण बहुत सिंपल सा है। उसका किसी और चीज से कुछ भी लेना देना नहीं है। वो कारण ये है कि जो चीजें, जो क्वालिटीज हमें सीजन 1 में पसंद आई थी, सीजन 2 उनको नेक्स्ट लेवल पर ले जाने में बुरी तरह फेल हो जाता है। सीजन 1 के मुकाबले सीजन 2 में कुछ भी नया करने की कोशिश नहीं की गई है। चाहे वो स्टोरी हो, कैरेक्टर्स हो, प्लॉट ट्विस्ट हो, उसका म्यूजिक हो, डायरेक्शन हो, आप ये नहीं कह सकते कि किसी भी क्षेत्र में सीजन 2 सीजन 1 के ऊपर एक इंप्रूवमेंट है। हाँ, इस सीजन में एक विशेष प्रकार के सोशल और पॉलिटिकल नैरेटिव को जबरदस्ती घुसाने की कोशिश जरूर की गई है। इस शो के जो राइटर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, जो मेकर्स हैं, उनकी जो खुद की पर्सनल आइडियोलॉजी है, जो व्यक्तिगत विचारधारा है, उसे शो की कहानी के साथ जबरदस्ती बुनने की कोशिश जरूर की गई है। इस नैरेटिव के ऊपर बाद में आएंगे, आगे और ज्यादा बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि क्यों सेक्रेड गेम्स का सीजन 2 दर्शकों को बांध कर रखने में बुरी तरह फेल होता है। सीजन 1 आपको कई सारे आधे अधूरे सवालों के साथ छोड़कर गया था और कहानी बताने का एक नॉन लीनियर स्टाइल, जो दो मेन कैरेक्टर्स गायतोंडे और सरताज के बीच स्विच होता रहता था, ये आपको बांधकर रखता था। आगे क्या होने वाला है, आप हर समय ये सोचने पर मजबूर रहते थे। सीजन 1 में जगह जगह क्लूज बिखरे पड़े थे और इसमें कई सारे रोचक कैरेक्टर्स भी थे, जैसे गुरुजी, त्रिवेदी और जोजो, जिनके बारे में हमें राइटर्स ने बहुत ही कम जानकारी दी थी और यही चीज इन कैरेक्टर्स को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी बनाती थी। इन सब क्वालिटीज के कारण आप खुद को दर्शक कम और कहानी में भागीदार ज्यादा फील करते थे। लेकिन सीजन 2 में ये सारी क्वालिटीज गायब हैं। सीजन 2 सीजन 1 के अधूरे जवाबों को उठाकर उन्हें पूरा करने का प्रयास करता है, लेकिन इसमें बुरी तरह फेल हो जाता है। सीजन 1 में जो चीजें हमें बांधकर रखती थी, उनमें से एक थी सेंस ऑफ अर्जेंसी और दूसरा था ह्यूमर, और ये दोनों ही क्वालिटी सीजन 2 में पूरी तरह गायब है। सीजन 1 में काटेकर का कैरेक्टर हमें हंसने के मौके देता था, एक कॉमिक रिलीफ प्रदान करता था। जब भी कहानी डार्क और टेंस होने लगती थी, तभी काटेकर का कैरेक्टर इसको लाइट कर देता था। लेकिन सीजन 2 में काटेकर का कैरेक्टर नहीं है और शो के राइटर्स ने किसी और कैरेक्टर के जरिए कॉमिक रिलीफ प्रदान करने का प्रयास नहीं किया है और ना ही किसी नए कैरेक्टर को ह्यूमर के लिए विकसित करने की कोशिश की गई है। अब बात करते हैं शो से पैदा हुए विवादों की। सीजन 2 में कुछ सीन्स ऐसे हैं जो लोगों को पसंद नहीं आए हैं, जिनसे उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। जैसे कि एक सीन जिसमें सैफ अली खान का कैरेक्टर सरताज, जो कि एक सिख है, वो गुरुजी के आश्रम में घुसकर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अपना कड़ा उतार देता है। अब ये सीन सिखों को पसंद नहीं आया है, इससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं और इसकी वजह से उन्होंने शो के प्रोड्यूसर्स और राइटर्स के खिलाफ एक FIR भी दर्ज करवा दी है। अब सेक्रेड गेम्स एक वर्क ऑफ फिक्शन है और हम सब इस बात को अच्छे से जानते हैं और शो के मेकर्स भी हर एपिसोड से पहले इस बात का डिस्क्लेमर देते हैं। सेक्रेड गेम्स विक्रम चंद्रा के इसी नाम के फिक्शनल नॉवल के ऊपर आधारित है और इस नॉवल को मैंने सीरीज आने से काफी पहले ही पढ़ लिया था। यह नॉवल इतना पोलराइजिंग नहीं है जितना कि शो को जबरदस्ती बनाया गया है, खासतौर पर सीजन 2 को, और वो भी जबरदस्ती के सीन्स घुसाकर इस शो को पोलराइजिंग बनाने की कोशिश की गई है। ये सीन्स ऐसे हैं जिनका मेन प्लॉट के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। ये सीन्स कहानी को आगे बढ़ाने में या फिर कहानी के एक्सपीरियंस को एनहांस करने में बिल्कुल भी योगदान नहीं करते। जैसे कि सीजन 2 में एक सीन है जिसमें कैरेक्टर है इंस्पेक्टर माजिद खान। माजिद खान की बीवी अपने पति से कह रही है कि उनके नाम के कारण उसके पेरेंट्स को मुंबई में कोई भी घर किराए पर नहीं दे रहा है। अब मैं ऐसा कतई नहीं कह रहा कि मुंबई या देश के दूसरे शहरों में ऐसा नहीं होता होगा, बिल्कुल होता
होगा। लेकिन मुंबई में मुंबई पुलिस का एक सीनियर इंस्पेक्टर, वो भी ऐसा वैसा सीनियर इंस्पेक्टर नहीं, क्राइम ब्रांच डिटेक्शन का सीनियर इंस्पेक्टर, उसके सास ससुर को मुंबई में घर किराए पर ना मिल पाए, ये मैं नहीं मान सकता। इसके ऊपर विश्वास करना मेरे लिए नामुमकिन है। मुंबई में मुंबई पुलिस के एक सीनियर इंस्पेक्टर के सास ससुर जहां चाहेंगे, जैसा घर चाहेंगे, जिस सोसाइटी में चाहेंगे उनको घर मिल जाएगा, और मुझे पूरा भरोसा है कि वो घर भी उनको अच्छे खासे डिस्काउंट पर मिलेगा। खैर, इस बात को हम छोड़ भी दें, बाल की खाल ना भी निकालें, तब भी इस सीन का कहानी से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये प्लॉट में कुछ भी ऐड नहीं करता। ये जबरदस्ती का घुसाया गया एक सीन है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक विशेष प्रकार के एजेंडा को प्रमोट करना है। और हम सब जानते हैं कि अनुराग कश्यप और वरुण ग्रोवर जैसे लोगों का वो एजेंडा क्या है। ऐसे ही सीजन 2 में एक और सीन है जिसमें मुंबई में भीड़ एक युवक को मार देती है। यह सीन भी बिल्कुल जबरदस्ती ही घुसाया गया है। इसका भी कहानी से, प्लॉट से कुछ भी लेना देना नहीं है। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ सेंसेशनलिज्म क्रिएट करना है। यह सीन अगर कुछ साबित करता है तो वो ये कि इस शो के राइटर्स, इसके मेकर्स और नेटफ्लिक्स दुनिया को अपनी लिबरल साइड दिखाने के लिए कितने ज्यादा डेस्परेट हैं। लेकिन यहीं पर सेक्रेड गेम्स के राइटर्स, मेकर्स और नेटफ्लिक्स का दोगलापन भी, दोहरा चरित्र भी साफ साफ प्रकट होता है। सेक्रेड गेम्स खासतौर पर सीजन 2 मुंबई की कहानी है और शायद इसीलिए इन सीन्स को कहानी में दिखाया गया है। लेकिन यदि ऐसा है तो फिर 26/11 कहानी से कैसे गायब हो गया? दुनिया की किसी भी किताब में मुंबई की कहानी बिना 26/11 को मेंशन किए पूरी नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी इस पूरे सीजन में लगभग 6 घंटों के रन टाइम में 26/11 को कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। और भी कई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं जिन्होंने मुंबई और मुंबईकर्स को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया, उन घटनाओं का भी सीजन 2 में कोई जिक्र नहीं किया गया है। जैसे कि 2002 और 2003 के बस धमाके, 2003 में हुए और उसके बाद 2006 में हुए ट्रेन के धमाके, 26/11 के हमले, 2011 में हुए धमाके। ये कुछ ऐसे धमाके हैं, ऐसी घटनाएं हैं जिनका सीजन 2 की कहानी में बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया गया है। हां, लेकिन एक घटना ऐसी है जिसका सीजन 1 में भी और सीजन 2 में भी बार बार जिक्र किया गया है, और वो है बाबरी मस्जिद दहन। अनुराग कश्यप और वरुण ग्रोवर हमारी वर्तमान की सरकार को, हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री को जरा भी पसंद नहीं करते। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है और ना ही कभी इन लोगों ने इसको छुपाने का प्रयास किया है। लेकिन जब ये लोग अपने इस शो में अपनी सेलेक्टिव मेमोरी का प्रदर्शन करते हैं, जब ये लोग इस देश और मुंबई के इतिहास से अपनी मर्जी से घटनाओं को उठाकर उन्हें हाईलाइट करते हैं, तब इन लोगों को क्रिएटिव और टैलेंटेड के साथ साथ हिपोक्रेट भी कहना पड़ेगा। दोस्तों, मैं अनुराग कश्यप का बहुत बड़ा फैन हूं, उनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूं, और ये कहने में मुझे बिल्कुल भी परेशानी नहीं है। उनकी जो पर्सनल आइडियोलॉजी है, उनकी जो व्यक्तिगत विचारधारा है, मैं उससे जरा भी सहमत नहीं हूं। मैं उसके बिल्कुल दूसरे छोर पर हूं। लेकिन उनका जो काम है, उनकी जो फिल्में हैं, मैं उनके काम का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं, बहुत बड़ा फैन हूं। खासतौर पर उनकी जो फिल्म आई थी ब्लैक फ्राइडे, उसे देखने के बाद तो मैं उनका डाई हार्ड फैन हो गया था। मेरे हिसाब से सत्यजीत रे की पाथेर पंचाली के बाद वो इस देश में बनी दूसरी सबसे अच्छी फिल्म है। ब्लैक फ्राइडे में अनुराग कश्यप ने 93 के दोषियों को जज नहीं किया था, उनको बिल्कुल साधारण इंसान दिखाया था, उनका दैत्यकरण नहीं किया था, और इसके लिए उनकी काफी ज्यादा तारीफ भी हुई थी, प्रशंसा भी हुई थी। लेकिन सेक्रेड गेम्स में अनुराग कश्यप ऐसा नहीं करते, वो जजमेंटल हो जाते हैं। अनुराग कश्यप, वरुण ग्रोवर और नीरज घेवन इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते कि वो जो दिखा रहे हैं, खासतौर पर उनके इस शो में जो कुछ आश्रम वाले सीन्स हैं, उनसे इस देश के करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं। ये तीनों लोग इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते। लेकिन ब्लैक फ्राइडे में अनुराग कश्यप को इस बात की बहुत ज्यादा चिंता है। वो इस बात की परवाह करते हैं कि एक विशेष समुदाय की भावनाएं आहत ना हो। खैर, अनुराग कश्यप और वरुण ग्रोवर जैसे लोगों की ये जो मजबूरी है, मैं इससे अच्छी तरह परिचित हूं। ये दोनों ही नहीं, हमारी फिल्म इंडस्ट्री ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो इस मजबूरी का शिकार हैं, इस बीमारी से ग्रस्त हैं। ये मजबूरी है खुद को भीड़ से अलग दिखाने की मजबूरी। देखो मेरी सोच कितनी बड़ी है, देखो मैं धर्म जात पात जैसी तुच्छ चीजों से कितना ऊपर हूं, देखो मेरे लिए सब बराबर हैं, देखो मेरे लिए सब इंसान हैं, देखो मैं एक लिबरल हूं। एक लिबरल जिसे कश्मीर में होने वाली हर चीज दिखाई देती है, यदि कुछ दिखाई नहीं देता तो वहां के पंडित और उनके साथ हुए अत्याचार।
मैं अनुराग कश्यप से पूछना चाहूंगा कि सर आप ट्विटर के ऊपर इतने ज्यादा एक्टिव हैं, जो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इतने सालों में, जितने सालों से आप ट्विटर के ऊपर एक्टिव हैं, आपने कश्मीरी पंडितों के लिए कितनी बार ट्वीट की है या फिर अपने इंटरव्यूज में उनके लिए कितनी बार आवाज उठाई है? सिर्फ इस सवाल का जवाब दे दीजिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जो लोग सपोर्ट कर सकते हैं और करना चाहते हैं वो पेटीएम या फिर पेट्रियन के जरिए ऐसा कर सकते हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं। जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। जय मां भारती, जय हिंद।